डॉक्टर जयकाल शक्तिमान में था एक। जय हिंद बच्चों, जय हिंद एवरीवन, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? उम्मीद कर रहा हूं सभी बढ़िया होंगे, एनर्जेटिक होंगे और फिजिक्स बड़े प्यार से आपको समझ में आ रही होगी, है ना बच्चों? नेवी ने फेज 1 का रिजल्ट क्लियर कर दिया है। सीन चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, खूब लगते हो, खूब सुंदर दिखते हो। अच्छा चलो, देखो नेवी ने फेज 1 का रिजल्ट क्लियर कर दिया है और फेज 2 भी अभी बाकी है मेरे दोस्त। कल की मैं एक छोटी सी कहावत आपको सुनाता हूं। चलो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। एक कहावत बताता हूं आपको मैं, सुनना ध्यान से, पहले 2 मिनट। कहावत यह कि कल की बात, एक आप में से किसी बच्चे ने मुझे इंस्टा पर मैसेज किया तो कहता है कि सर नेवी में मेरा सिलेक्शन हो गया। सर नहीं, मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने कहा सिलेक्शन? मैंने कहा कब ज्वाइनिंग है? सर 4 तारीख को ज्वाइनिंग है। मैंने कहा कब? कि 4 सर सितंबर को ज्वाइनिंग है। मैंने कहा पागल, वो ज्वाइनिंग नहीं, फेज 2 के लिए बुला रहे हैं। अभी फेज 1 क्लियर हुआ है तुम्हारा है? फिर कह रहा है सर उसमें तो लिखा हुआ था कि सिलेक्शन हो गया। मैंने कहा भैया पहले फेज 2 है, अभी फेज 1 के बाद, और फेज 2 आएगा, फेज 2 क्लियर करना है, फिर मेडिकल करना है, उसी दिन फिजिकल भी है। अब लो, ये हालत है। स्टार्ट करें आगे की कहानी। देखो जिनका नहीं हुआ है फेज 1, मेहनत करें। 22 नंबर पर मेरिट गई है बेटा, ज्यादा नहीं गई। अब फेज 2 के लिए आपको क्या पढ़ना है, कल आपको मैं कंप्लीट सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि देखो ऑफिशियल बेटा कोई भी अपडेट नहीं है। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं है। तो फेज 2 को के लिए आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो हम कल समझेंगे। कल बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा, सारी चीजें मेरे पास होंगी, तब आपको चीजों को मैं, रिसर्च चल रही है मेरी उस पर, क्योंकि अभी ऑफिशियली बेटा कोई डेटा नहीं है नेवी का। ठीक है? नहीं राहुल, सब कुछ। चलो आगे बढ़े, स्टार्ट करें ना। आई फ्लू नहीं हुआ, ये लाइट से बचाने के लिए बेटा। चलो बढ़े आगे। हाँ एक चीज और, आ, आपको मैंने एसएचएम की 3 पीडीएफ अपलोड करवा दी, आप चेक कर सकते हैं जाके, है ना। हाँ बेटा, प्रशांत सर आपको डीपीपी अपलोड कर देंगे, काहे को परेशान हो जाते हो इतनी जल्दी। चलें आगे बढ़े। आर यू रेडी फॉर दिस सेशन, ग्रेविटेशन का पार्ट 3? चलो प्यारे बच्चों, आगे की तरफ बढ़ते हैं और पढ़ाई पर ध्यान देना, कमेंट बाजी बाद में करना क्लास के, है ना, वरना बेटा ध्यान रखना। चलो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आज की क्लास में हम समझने वाले हैं पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी। बेटा होता क्या है, पलायन वेग कहते किसे हैं, तो ध्यान से समझते जाना। एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। क्या होता है एस्केप वेलोसिटी? आप सबको पता है, एक ऐसी वेलोसिटी, कम से कम ऐसा वेग, कम से कम ऐसा वेग जो किसी बॉडी को, किसी वस्तु को दिया जाए और जो इस पृथ्वी को छोड़ के चला जाए, वो कम से कम वेग, उस वेग को बेटा पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। तो क्या है एस्केप वेलोसिटी? मिनिमम वेलोसिटी टू रिक्वायर्ड टू लीव द ग्रेविटेशनल फील्ड। कम से कम वेग किसी वस्तु को दिया जाए जिससे कि वह पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र को छोड़कर चली जाए, ऐसे वेग को पलायन वेग यानी, आपको वर्ड से समझ में आ रहा है? अच्छा शिवम, ठीक है।
उसे ही कहा जाता है पलायन वेग। ठीक है, तो मैं इस बात को थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिख रहा हूं, तो आप परेशान मत हो जाना। तो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू लीव द minimum velocity required to leave the body from earth gravitational field। इस बात का मतलब हुआ किसी वस्तु को या किसी पिंड को पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से ये तो हुई बेसिक बात। ऐसी डेफिनेशन मत लिखवाया करो, है ना। कंपटीशन में पढ़ाई करने का तरीका सीखो आप। कंपटीशन का तरीका नहीं है ये तरीका लग रहा है 11th में आए हो पढ़ने अभी। ठीक है, तो ये कंपटीशन का तरीका नहीं होता। कंपटीशन में ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। आप अभी 11th-12th की तरह कर रहे हो, अपना व्यवहार दिखा रहे हो, बेटा कंपटीशन है। और कंपटीशन में तैयारी कैसे होती है बताता हूं मैं आपको। अब देखो, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ध्यान से देखना। इसको क्या कर रहा हूं मैं, रफ। अब आपको समझाता हूं कंपटीशन में कैसे पढ़ाई होती है। ये सब कहानियां नहीं लिखनी होती। कहानी ये होती है, देखो। पहली बात, एस के वेलोसिटी को वी से दर्शाते हैं, और जो कितना होता है, कितना, एक सेकंड में इतना वेग चाहिए। कितना? एक सेकंड में बेटा इतना वेग चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में इतना। अच्छा एक बात बताइए सर, जो एस के वेलोसिटी है बेटा, इसका पाथ कैसा होता होगा, इसका रास्ता कैसा होता होगा? कैसा रास्ता होता है पता है? परवलयाकार यानी पैराबोलिक। कैसा रास्ता होता है बेटा? पैराबोलिक। पैराबोलिक, पैराबोलिक। कैसा पाथ होता है? पैराबोलिक। और हिंदी में से कहते हैं बेटा परवलयाकार पथ। परवलयाकार पथ आपने पढ़ा है ना, पैराबोलिक, परवलयाकार। आपको मैथ्स में पढ़ाया होगा सर ने, पैराबोला। परवलयाकार पथ कैसा रास्ता बनाता है? परवलयाकार पथ। यानी इस तरीके से, पता है किस तरीके से? इस तरीके से। मान लेते हैं ये ऐसे करके कोई पार्टिकल है, और वो पाथ पता कैसे बना के जाता है? इस तरीके से। ऐसे समझ लो अब, वो ऐसे पाथ बना के जाता है पैराबोलिक। जब पृथ्वी को ग्रेविटेशन फील्ड को, अर्थ के गुरुत्व क्षेत्र को छोड़ के जाता है ना, तो ऐसा पाथ बनाता है। और ये पाथ क्या कहलाता है? इसी को कहते हैं बेटा क्या? दिस इज व्हाट? पैराबोलिक पाथ। और कितनी स्पीड चाहिए अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड को छोड़ने के लिए? इतना, इतना। बोलो हाँ कि ना। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए। तो जो पाथ है ये आपको बहुत प्यार से समझ में आना चाहिए बेटा। स्ट्रेट पाथ नहीं बेटा, पैराबोलिक होता है। देखो इसकी पूरी बहुत बड़ी एक कहानी होती है। इसकी बेटा पूरी अपनी एक कहानी है। मैं थोड़ा सा इस बात से इसलिए बच गया हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपको बहुत लेंदी पढ़ाया जाए, चीजों को खींचा जाए, इसलिए मैंने सीधा पॉइंट पे आ गया। हालांकि इसकी कहानी बहुत बड़ी, अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपको बता देता हूं। देखो सिंपल सा फंडा होता है इसका। अगर आप ज्यादा डेप्थ में जाना चाहते हैं तो आपको बता दूं। मैं नहीं चाहता था कि आपका वक्त उतना मैं जाया करूं जो कि आपके काम की चीज नहीं। सीधा टू द पॉइंट मैं आपको एयरफोर्स के लिए पढ़ा रहा हूं, टू द पॉइंट। देखो होता क्या है, सबसे पहले सुनना।
होता क्या है, सबसे पहले क्या है, जब पार्टिकल को स्पीड दी है आपने, स्पीड ये दिया ना पार्टिकल को आपने, सबसे पहले शुरुआत में सीधा पैराबोलिक नहीं बनता है, सीधा इसके वेलोसिटी नहीं होता है। कहानी क्या होती है कि जब आप पार्टिकल को स्पीड देते हैं तो सबसे पहले जो पाथ बनाता है ना, वो पता है कैसा बनाता है, दीर्घवृत्त, इलिप्टिकल पाथ। ध्यान सुनना, सबसे पहले कैसा पाथ बनता है, इलिप्टिकल, इलिप्स आपने पढ़ा है ना, दीर्घवृत्त, इलिप्टिकल पाथ। अगर आप डेप्थ में चाहते हैं तो आपको बता देता हूं, देखो, दीर्घवृत्त, दीर्घ इलिप्टिकल पथ। सबसे पहले अगर स्पीड हम देते हैं किसी पार्टिकल को तो बेटा वो कैसा पाथ बनाता है, इलिप्टिकल पाथ बनाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इलिप्टिकल समझ रहे हो, उसके बाद क्या होता है कि अगर पार्टिकल की स्पीड पहले से आप ज्यादा बढ़ा दो, और कितना कर दो पता है, लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड कर दो आप। इसका मतलब क्या हुआ, ये पहले वाली जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर सेकंड से कम होती है। तो ये क्या हुई, ये वाली स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकंड से कम होती है। तो हुआ क्या, ये वाली जो स्पीड है वो दूसरी वाली केस में हमने पहले से ज्यादा बढ़ा दी। तो 8 किलोमीटर पर सेकंड से आप इसे बॉल को या किसी पार्टिकल को फेंकोगे ना, तो पता है कैसा पाथ बनाता है, पता है, सर्कुलर, वृत्तीय पथ। कैसा बनाता है, सर्कुलर पाथ बनाता है, वृत्तीय पथ। बोलो हाँ के ना, वृत्तीय पथ बनाता है। और बेटा इसी स्पीड को आगे जाके हम क्या पढ़ेंगे पता है आपको, इसी स्पीड को हम आगे जाके पढ़ेंगे कक्षीय वेग, ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसी को आगे जाके क्या पढ़ेंगे, कक्षीय वेग, इसी को आगे जाके। आई बात समझ में, ये बात यहां तक। तो ये वाली जो स्पीड होती है बेटा वो क्या होती है, लेस देन 8 किलोमीटर पर सेकंड। ये वाली जो स्पीड होती है बेटा 8 किलोमीटर पर सेकंड से कम होती है, ये वाली इलिप्टिकल पाथ वाली। और ये वाली स्पीड कितनी होती है, लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड। अरे एक्यूरेट में बात करूं तो 7.9 किलोमीटर पर सेकंड होती है, लेकिन लगभग हम उसे 8 किलोमीटर पर सेकंड मान लेते हैं। बोलो हाँ कि ना, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, डिटेल में चाहोगे बेटा डिटेल में मिलेगा, लेकिन होता क्या था कि उसकी जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने। इसके बाद आगे बढ़े। अब इसके बाद क्या होता है कि 8 किलोमीटर पर सेकंड से आप ज्यादा स्पीड दो, मतलब तीसरी कहानी देखो क्या है, जब आप 8 किलोमीटर पर सेकंड से, यानी इस बार क्या है ना, वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा है। इस बार पता है पाथ कैसा होगा, एलिप्टिकल। देखते जाना पूरी कहानी, एलिप्टिकल पाथ, यानी वही दीर्घवृत्त। एलिप्टिकल पाथ का मतलब क्या बेटा, दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त वही। अगर 8 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा स्पीड होगी तो पाथ कैसा होगा, इलिप्टिकल। इतनी बात क्लियर है। इस बार क्या होगा कि अगर आपकी स्पीड अगर आपने 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से दे दिया, तब आपका पाथ कैसा बनेगा, पैराबोलिक बनेगा। देखते जाना कैसा बनेगा, पैराबोलिक पाथ, जिसकी मैं अभी चर्चाएं कर रहा था। यही पैराबोलिक पाथ बेटा यही होता है परवलयकर पथ, परवलयकार पथ, यही होता है। और इसी को ही हम कहते हैं बेटा एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग, यही है। देखते जाना, एस्केप वेलोसिटी यानी पलायन वेग। अगर आप इससे ऊपर वाला केस देखें, ये वाला केस देखें, ये वाला, ये एक्चुअली लेस देन एस्केप वेलोसिटी होता है बेटा, यानी ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से कम है, लेकिन 8 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा है। तो इस केस में जो पार्टिकल की जो पाथ होती है आपके सामने है, ये क्या होता है बेटा, लेस देन 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। बोलो हाँ कि ना, बोलो भैया, कोई दिक्कत, यहां तक कोई समस्या बताओ, हाँ क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट, अगर आपकी स्पीड, पार्टिकल की स्पीड, अगर पार्टिकल की स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा हो तो पता है पाथ कैसा बनता है, हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक पाथ। इसे कहा जाता है अति परवलयकर पथ, हाइपरबोलिक, अति परवलयकार पथ। ये है, समझ में आ गई, ये है हाइपरबोलिक पाथ बनता है कब के केस में, जब आपकी स्पीड क्या है बेटा, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा है। बोलो यहां तक क्या बात तुम्हें समझ में आ रही है, बताइए, कोई प्रॉब्लम बेटा, कोई दिक्कत बताओ।
कोई प्रॉब्लम? समझ गए कंसेप्ट? मैं नहीं चाहता था कि आपको ये, क्योंकि नॉलेज तो होती है बट उससे फिर हमारे एग्जाम का उतना कोई खास लिंक नहीं होता, तो मैं चर्चा सीधा इस पे बात कर रहा था। एक एक चीज आपको मैं एक्सप्लेन कर दिया हूं कि कब कितनी स्पीड होती है, देख ले। समझ गए? बोलो भाई। इसको मैं लिख देता हूं, पता ही लग गया होगा आपको, मोर देन। सब क्लियर है ना, कब कैसा पाथ बनता है? बताओ, आगे बढ़े। अब सीधा पॉइंट पर चलते हैं। हमारा टॉपिक क्या था? ये एस्केप वेलोसिटी। प्यारे बच्चों, जो एस्केप वेलोसिटी होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं एक बार सीधा। यही देख ले इसी पेज पे। देखो, एस्केप वेलोसिटी के लिए बेटा जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है? रूट जी एम अपॉन कैपिटल आर, ये फॉर्मूला होता है। यहां देख, यहां से देखना, अब यहां से समझो, समझो बेटा। ये जी क्या है आपको पता है? कैपिटल जी क्या है बेटा? एम कैपिटल एम है, ये ध्यान रखना। क्या है? अर्थ के लिए पढ़ रहे हैं तो ये मास ऑफ अर्थ है, ध्यान रखना। ये क्या है? मास ऑफ अर्थ है, पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान। कैपिटल आर क्या है बेटा? 2 दिन से बहुत ढंग से बात समझाता आ रहा हूं। ये क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ अर्थ है। तो रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या, रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या। बोलो हाँ के ना? इतनी बात समझ में आ रही है? अब एक बात बताइए, यानी अलग अलग प्लैनेट के लिए, अलग अलग प्लैनेट के लिए, अलग अलग प्लैनेट के लिए अलग अलग एस्केप वेलोसिटी होगा। क्यों? क्यों? बताओ क्यों होगा? बताओ क्यों होगा? क्योंकि हमारी जो वेलोसिटी है वो किन किन बातों पर निर्भर कर रही है? एम पर और आर पर। जी तो क्या होता है? कांस्टेंट। हाँ भाई, 2 आएगा आगे, कोई बात नहीं। 2 GM अपॉन आर होता है। मैं इसको दोबारा लिख देता हूं। बेचैन क्यों हो जाते हो? बेचैन क्यों हो जाते हो? इतनी जल्दी परेशान क्यों हो जाते हो तुम लोग? एक मिनट। 2 GM अपॉन आर, बेचैन क्यों हो जाते हो इतनी जल्दी? ठीक है, अब देखो, आपको साफ साफ दिख रहा है कि मास अलग अलग प्लैनेट का अलग अलग होता है, आर भी अलग अलग होता है, इसलिए अलग अलग प्लैनेट का अलग अलग होता है। ठीक है, तो अर्थ के लिए जो एस्केप वेलोसिटी है वो कितनी होती है? इतनी। मून के लिए कितनी होती है? 2.38 किलोमीटर पर सेकंड। तो अलग अलग प्लैनेट के लिए अलग अलग होती है। एक बात आइए, अगर मुझे इस चश्मा को ऊपर फेंकना है तो क्या मास पर डिपेंड करेगा? ये नहीं, इसको भी कितना देना पड़ेगा? इतना, तभी ग्रेविटेशन फील्ड को छोड़ के जाएगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा कि आपको जब भी इस प्लैनेट अर्थ से बाहर कोई चीज को फेंकना है तो मास पर ये चीज डिपेंड नहीं करती है, वस्तु के बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करती है, ध्यान रखना। अर्थ के लिए फिक्स है। क्लियर बेटा? कोई प्रॉब्लम? गरुड़ कमांडो के बारे में चर्चा नेक्स्ट बात में कर लेंगे। अभी तो फिलहाल तो अग्निवीर वायु के लिए चर्चाएं कर लें, एयरफोर्स एक्सुर्प के लिए। गरुड़ कमांडो बनना बहुत अच्छी बात है, बनेंगे आप। पहले पेपर निकालो बेटा, ठीक है? प्रोसेस आपको मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? अब ले, कृष्णकांत आए, सर मेरा क्लास छूट गया था 5 दिन का, तो मैं क्या करूं सर, क्योंकि मेरा तबीयत खराब बहुत ज्यादा हो गया था। सोचिए, अब ये पूछने की बात है, ये पूछने की बात है। कभी पूछे थे कि सर मैं सोऊं कब? पूछा है? कभी पूछे सर मैं अपनी महिला मित्र के पास जा रहा हूं मिलने? कभी पूछा? नहीं पूछा ना, वो तो नहीं पूछा। ये जरूर पूछेगा, ये पूछने की बात है। कैसे पढ़ते हैं आज पहली बार समझ में आ रहा है क्या? चलो आगे कहानी पर चलते हैं बेटा और समझते हैं कंसेप्ट को। तो नोट डाल के एक स्टेटमेंट अब आपको मैं सामने, अब आपको पता लग गया कि सर ये होता है 2 GM अपॉन आर। अब एम और आर आपको पता लग गया क्या है, ठीक है? हाँ विश्वजीत, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट कंसेप्ट ये है, आपको याद होगा मैंने अर्थ की सरफेस पर जी का फॉर्मूला क्या बताया था, याद है आपको? अब तो रट गया होगा यार, दिमाग में आपके सेट हो गया होगा। तो क्या यहां से मैं GM बराबर क्या लिख सकता हूं? GR² नहीं लिख सकता? बताओ हाँ के ना? लिख सकता हूं ना? अरे बोलो मेरे भाई, बोलो बोलो, जल्दी बोलो। लिख सकता हूं ना? तो क्यों ना मैं इस कहानी को यहां पर नहीं रख सकता? सर बिल्कुल रख सकते हैं, क्या दिक्कत है सर? चलो आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब सर जब आप इस वैल्यू को यहां रखेंगे तो GR² अपॉन आर आ जाएगा,
तो जब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट कर रहा हूं, ध्यान रखना, डायरेक्ट 2GR आ जाएगा कैपिटल, ठीक है, 2G, अरे यार क्या हो रहा है, 2GR आ जाएगा, है ना, समझ में आ गया बात। और जब इसको सॉल्व करोगे, जी और आर की वैल्यू पुट करोगे, उसको सॉल्व करोगे, तो लगभग वैल्यू कितना निकल के आएगी, इतना। उम्मीद कर रहा हूं आप मेरी बात समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, कि ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, किन किन बातों पर निर्भर नहीं करता। आपको पता लगा, आपको पता लगा कि ये इस पर भी निर्भर करता है, और ये सिर्फ इस पर निर्भर करता है, ये और ये तो क्या रहते हैं, कांस्टेंट। बोलो हाँ कि ना, कोई प्रॉब्लम। तो बेटा पहली बात, पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात, फर्स्ट पॉइंट, सर डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से देख लेना, आपको पता लग गया होगा ये बात, इन दोनों पर डिपेंड करता है, नो डाउट। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, कि वीई यानी एस के वेलोसिटी मास और बॉडी पर डिपेंड नहीं करता। तो इस बात का मतलब क्या है कि मैं अगर इस बात को ऐसे लिख दूं, क्या कोई दिक्कत, स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी, और एम के ऊपर पावर लगा दी 0, इसका मतलब क्या होगा 1। मतलब इसका सेंस ये हुआ कि जो पलायन वेग है वो बॉडी के मास पर, वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर, कोई प्रॉब्लम बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि वीई डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉडी, वस्तु के द्रव्यमान पर। इतनी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा, जहां जहां टफ होता है वहां मैं लिख देता हूं, सिंपल इंग्लिश है। इसके बाद एक बात बताइए, क्या ये एंगल पर डिपेंड कर रहा है आपका पलायन वेग, कि कितने एंगल पर किसी ऑब्जेक्ट को फेंकें, कि भैया 45 डिग्री का बनाओ, 60 का बनाओ, 90 का बनाओ, क्या इस बात से फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता, एंगल का तो कोई केस ही नहीं है। तो ये सेम कहानी, तो सर वीई डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, प्लान एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेप्य का कोण। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब है बेटा प्रक्षेप्य का कोण। क्लियर, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, प्रक्षेप्य का कोण। कोई दिक्कत, ठीक है, आगे बढ़े, चलो। इसके बाद कुछ चीजें और आपको बता दूं, नोट डाल के और कुछ चीजें देखिए आप। अच्छा कंसेप्ट देखिए, आप सब जानते हैं बेटा, पहला पॉइंट, सर मून का जो पलायन वेग होता है बताइए कितना होता है सर, लगभग 2.38, नियरली 2.38 किलोमीटर पर सेकंड होता है बेटा। लेकिन आप सब जानते हैं कि बेटा मून पर एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता, मून पर वातावरण नहीं है, मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है। जूली यादव, 13 अक्टूबर तक सिलेबस खत्म हो जाएगा क्या? और पहला कमेंट है इनका कि जूली 13 अक्टूबर को एग्जाम है। आपने कमेंट कितनी बार किया जूली यादव? जूली यादव, हाँ। आपको सिलेबस चाहिए? जूली यादव आपसे मेरा पहला सवाल है, आपको सिलेबस चाहिए बताइए, सिलेबस चाहिए आपको? पहले बताइए आप, क्या आपको सिलेबस चाहिए? कब तक चाहिए? 15 दिन में खत्म कर दूं? बताओ बेटा, जूली यादव बताओ, आपको अगर सिलेबस चाहिए तो 15 दिन में खत्म कर दें? बोलिए, बोलो, है जवाब? बोलो फिर, ये आपकी प्रॉब्लम है कि हमारी प्रॉब्लम है? सिलेबस आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि हमें फोकस करने की जरूरत है? आपका काम क्या है, क्या काम है आपका? आपका काम है पढ़ना। जब नंबर नहीं आया ना जूली यादव, नाम याद रखूंगा मैं, तब आपसे कहूंगा सिलेबस नहीं, पढ़ाई पर चर्चाएं किया करो, वो ज्यादा बेहतर है, वो काम हमारा है। और सिलेक्शन के लिए सिलेबस की जरूरत नहीं होती, ध्यान रखना। आपको बता दूं 70-80% सिलेबस इज सफिशिएंट टू क्लियर योर एग्जाम, ये ध्यान रखना। ये पहली चीज, जितना करो बेस्ट करो। पढ़ो ध्यान से, चीजों को डेप्थ में समझाया जा रहा है। आपको एक चीज करता हूं, बता रहा हूं, डिफेंस में, पूरे भारत की बात कर रहा हूं, डिफेंस में
कहीं भी चले जाना, फिजिक्स वॉक पर ये लेवल नहीं मिलेगा आपको, जाइए। एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ, डिफेंस की बात कर रहा हूँ, डिफेंस की बात कर रहा हूँ, आपको ये लेवल नहीं मिलेगा। डिफेंस सेक्टर की बात कर रहा हूँ, जाइए। मैं जानता हूं ना 1.5 महीने में कैसे सिलेबस खत्म कराया जाता है, और वो मैं नहीं कर सकता कि मुझे बच्चों को क्वालिटी देनी है, क्योंकि मुझे वो देना है जिससे एक एग्जाम क्लियर कराएं। तो यहाँ सिलेबस करने नहीं है, सीखने आओ साथ में। सिलेबस टाइम पर होगा, इतनी प्रैक्टिस करा देंगे। 10-10 क्वेश्चन नहीं देते बेटा जूली यादव यहाँ क्वेश्चन के लिए, प्रैक्टिस के लिए। आपको बता दें, आपको जहां 10 क्वेश्चन देते हैं ना लोग, यहाँ इतने तो एक चैप्टर में क्वेश्चन दे देते हैं हम लोग। देखा होगा आपने डीपीपी का नजरिया, अंदाजा है आपके पास इतनी किताबें नहीं होंगी जितने हमने क्वेश्चन भेज दिए होंगे। ठीक है, चुपचाप से पढ़िए। ये कह रहा है सर मैराथन मत लिया करो, दो दूंगा ना तेरे खींच के, पढ़ ले, पढ़ाई पर ध्यान दो। लो एक बोल रहा है ना कि सर हम ऑफलाइन 6 महीने से पढ़े, कोर्स नहीं कर पाए सर। पढ़ रहे हो ना आप, पहले पढ़ लो, जान लो 1 महीना पढ़ के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये कंसेप्ट मेरा ये था कि बेटा मून पर जो लगभग जो पलायन वेग होता है वो समथिंग इतना होता है, 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। आगे की बात करते हैं बेटा। काम की बात यह है, काम की बात बेटा यह है कि जो मून होता है ना, मून, चंद्रमा, क्या मून पर एटमॉस्फेयर होता है? देर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून। क्यों नहीं है आपको पता है? चंद्रमा पर कोई भी वातावरण नहीं है। इसके पीछे का रीजन जानते हैं आप क्यों? मैं आपको रीजन बताता हूं। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला क्या है कि देर इज नो, पहला पॉइंट देखिए, देर इज नो मीडियम, देर इज नो मीडियम, या देर इज नो एटमॉस्फेयर बोल दो, देर इज नो एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर बेटा, एटमॉस्फेयर का मतलब है वातावरण, या फिर वही वायुमंडल। तो एटमॉस्फेयर, देर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून, मून पर नहीं रहता। रीजन क्या है इस बात का? चंद्रमा पर कोई भी वातावरण नहीं है। इसके पीछे का रीजन क्या है बेटा? रीजन समझ लो क्या है, और इस रीजन को ध्यान से अपने दिमाग में सेट कर लेना। आपको मैं इसका क्या दे रहा हूं, रीजन दे रहा हूं बेटा। क्या दे रहा हूं? रीजन। और ध्यान से रीजन को ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, दिमाग में भर लेना इस रीजन को, है ना। रीजन देखिए क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है। देखो पहले समझो रीजन क्या है, और ध्यान से देखते जाना। मैं एक एक चीज को मेंशन करता जाऊंगा, आप समझते जाना बस। समझिए कंसेप्ट को। आप ये कैसे बताएंगे कि बेटा वहां पर मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है? सबसे पहला, क्यों नहीं है? इसके पीछे का रीजन क्या है, समझो ध्यान से। इसके पीछे का रीजन है कि आपको पहले देखो, समझो कंसेप्ट को, और थोड़ा सा 1 मिनट का मुझे टाइम देना पहले, पहले समझने से पहले। होता क्या है बेटा, इस कंसेप्ट को भी रिपीट करूंगा, मैंने लिखा है आपको समझाने के लिए। मैं पहले आता हूं, आगे बढ़ूंगा, इस पर लौट के आएंगे हम। देखो ध्यान रखना, अगर कभी भी आपका वीआरएमएस, बेटा वीआरएमएस का मतलब होता है आपका, अगर वीआरएमएस यानी गैसों की स्पीड, देखो वीआरएमएस का मतलब है गैसों की स्पीड, गैसों का चाल। जहां पर वीआरएमएस ज्यादा होगा किससे? पलायन वेग से। इस कंसेप्ट को देखो, जहां पर वीआरएमएस ज्यादा होगा पलायन वेग से, जहां पर गैस ही गैस होंगी, गैसों की स्पीड ज्यादा होगी, तो बेटा जहां पर गैस ही गैस होंगी, गैसों की स्पीड ज्यादा होंगी,
एक तो क्रेडिट कार्ड वाले इतना परेशान करके रखते हैं ना, ये बस पूछो मत। फलाना ऑफर, ये ऑफर, वो ऑफर, परेशान करके रखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो वी आर एम एस इज ग्रेटर देन वी, अगर ये कंडीशन है तो आप समझना वहां पर कोई एटमोस्फियर नहीं होगा, नो एटमोस्फियर। समझना कंसेप्ट को, नो एटमोस्फियर। हाँ, अगर वी आर एम एस आपका कम है इससे, पलायन वेग से, तो वहां पर एटमोस्फियर रहेगा। कंसेप्ट को देखते जाना, एटमोस्फियर प्रेजेंट, वातावरण वहां रहेगा, और जहां पर वातावरण रहेगा वहां लोग जिंदा रह सकते हैं। प्रेजेंट, पहले इस कंसेप्ट को देखिए। और आपको बता दूं बेटा, जो गैस, अभी ये कंसेप्ट को देखिए, पहले ये वाला कंसेप्ट समझ में आया, पहले ये देखिए कंसेप्ट क्या होता है कि कहां पर एटमोस्फियर रहेगा, कहां पर नहीं रहेगा। जहां पर एटमोस्फियर, ठीक है, जहां पर एटमोस्फियर रहेगा वहां पर एस के वेलोसिटी, पलायन वेग ज्यादा होगा गैसों की स्पीड से। ये वीआरएमएस क्या है, गैसों की स्पीड। और जहां पर गैसों की स्पीड ज्यादा होगी पलायन वेग से, वहां कोई एटमोस्फियर प्रेजेंट नहीं रहेगा। इस तो देखो, इसके बाद कैसे निकालेंगे बेटा, वीआरएमएस यानी इसको रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, आप सिंपल सी भाषा में समझिए, इसे गैसों की स्पीड कहा जाता है, गैसों की चाल। और गैसों की चाल का फॉर्मूला होता है √3 RT/m, जहां पर आर होता है बेटा गैस कांस्टेंट, आर होता है गैस नेतांक, आर होता है गैस कांस्टेंट, गैस नेतांक, जिसका वैल्यू होता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, जूल्स पर मोल केल्विन ये। और टी होता है बेटा तापमान, केल्विन में मापेंगे। एम होता है उस गैस का आणविक द्रव्यमान यानी मॉलिक्यूलर मास। अब मैं इस पूरे डेटा को अगर सॉल्व करूं, अगर मैं इस पूरे डेटा को सॉल्व करूं तो लगभग ये वैल्यू 4 से 5 किलोमीटर पर सेकंड निकल के आती है गैसों के लिए। 4 से 5 किलोमीटर पर सेकंड, ये पूरा डेटा जब मैं सॉल्व करूंगा गैसों के लिए, जो वायुमंडल में गैस पाई जाती है उनके लिए लगभग ये डेटा निकल के आता है 4 से 5 किलोमीटर पर सेकंड। अब आप खुद देखिए, अब आप देखिए, अगर मैं मून की बात करूं बेटा, किसकी बात करूं, मून। अगर मून के केस के लिए हम चर्चा करेंगे, आप बताइए मून पर कितना होता है इसके वेलोसिटी, 2.38 किलोमीटर पर सेकंड। अब बताइए वीआरएमएस क्या है, गैसों की स्पीड क्या है, 4 से 5 किलोमीटर पर सेकंड। अब आप खुद सोचिए, जिसका अगर वीआरएमएस ज्यादा होगा, किससे ज्यादा है, मून से, तो क्या मून पर कोई एटमॉस्फेयर रहेगा, नहीं। आप देख सकते हैं वीआरएमएस ज्यादा तो कोई एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा, इसलिए मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, क्योंकि वहां क्या है, सिर्फ और सिर्फ बेटा गैस ही गैस है। क्या है बेटा, सिर्फ और सिर्फ गैस है। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, बोर्ड से भी तुम्हें प्रॉब्लम है क्या अब, खुश, ठीक है, बताओ, कोई दिक्कत यहां तक बेटा, कोई प्रॉब्लम बताओ जल्दी से, फास्ट बताइए, क्या हुआ, हाँ, एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर बेटा। क्लियर है ना, कंसेप्ट आप समझ पाए कि नहीं, ये बताइए पहले। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि कहां पर एटमॉस्फेयर रहेगा, कहां पर नहीं। अगर आपको एस के वेलोसिटी पता है किसी भी प्लेनेट की, किसी भी ग्रह की, तो आप इजिली डिस्कशन कर सकते हैं कि भैया वहां पर गैस, वहां पर एटमॉस्फेयर रहेगा या नहीं रहेगा। बताइए, एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट। चले बेटा, ठीक है, ठीक। एक सवाल है एयरफोर्स का जो पूछा गया, वो देखिए, एयरफोर्स का क्या सवाल है।
चलो, कंसेप्ट क्लियर, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो मैंने, अगर आप एयरफोर्स का एक सवाल है बेटा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है एयरफोर्स का। एयरफोर्स ने एक सवाल पूछा कि बताइए कि अगर मैं चंद्रमा पर यानी मून पर अगर 50 केजी का एक बॉम्ब ले जाके फोड़ दूं तो आवाज क्या सुनाई देगी? नहीं सुनाई देती बेटा, हमें मून पर कोई भी साउंड सुनाई नहीं देता है। क्लियर? हमें कोई भी मून पर साउंड सुनाई नहीं देता। इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि वहां पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं रहता। तो देयर इज नो साउंड, वी कैन एक्चुअली, हम लिख देता हूं मैं, एट मून, चंद्रमा पर वी कैन नॉट हियर साउंड, हम आवाज नहीं सुन सकते। क्यों? उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि वहां पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। और साथ में, और अगर सबसे अच्छी बात आप सुनना चाहते हो, कि वहां पर क्योंकि जो साउंड होती है उसको चलने के लिए वहां कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है, और साउंड को चलने के लिए बेटा मीडियम चाहिए। आवाज तो वहां उत्पन्न होती है लेकिन हमें सुनाई नहीं देती, क्योंकि साउंड को चलने के लिए क्या चाहिए? मीडियम। क्लियर? एक कह रहा है कि सर ईयर नहीं है वहां इसलिए सुनाई नहीं देता। वाह, बहुत बढ़िया। तो एट मून वी कैन नॉट हियर साउंड, क्यों? ड्यू टू एटमॉस्फेयर, ड्यू टू नो एटमॉस्फेयर, कोई भी वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है, क्लियर इतनी बात है? माइक्रोफोन से निखिल, चलो आगे बात करते हैं। बेटा ये तुम्हारा पूरा का पूरा होता है खत्म। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका एस के वेलोसिटी यानी पलायन वेग बेटा पूरा का पूरा होता है फिनिश। एस के वेलोसिटी पूरा का पूरा होता है फिनिश। आगे बढ़ा जाए, ये बताइए अब, बताओ आगे बढ़ा जाए। बताओ, यहां तक क्लियर है? चलो, सवाल करोगे? एक सवाल कराऊं एक? चलो सवाल कराता हूं एक। क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन, सवाल बोल रहा है कि बताइए, सवाल बोल रहा है कि अर्थ के लिए जो एस्केप वेलोसिटी है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। सवाल लिख रहा हूं कि द एस्केप वेलोसिटी, सवाल देखना, द एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ, पृथ्वी के लिए पलायन वेग वो है बेटा इतना, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। उसने बोला है कि बताइए द मास ऑफ अनदर प्लैनेट इज 100 टाइम्स, मास किसी दूसरे ग्रह का, मास ऑफ अनदर प्लैनेट किसी दूसरे ग्रह का, मास ऑफ अनदर प्लैनेट इज 100 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ। पृथ्वी के द्रव्यमान से इसका मास क्या है? ज्यादा, मास ऑफ अर्थ। उसने बोला है कि द एस्केप वेलोसिटी, द एस्केप वेलोसिटी, द एस्केप वेलोसिटी बेटा, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम दिस प्लैनेट विल बी, ऑफ दिस प्लैनेट विल बी, ऑफ दिस प्लैनेट विल बी। ठीक है बेटा? और अरे यार क्या हो रहा, विल बी। ऑप्शन दे देते हैं आपको। पहला ऑप्शन है बेटा वही, मान लेते हैं 112.0 किलोमीटर पर सेकंड। दूसरा ऑप्शन है 5.6 किलोमीटर पर सेकंड। और तीसरा ऑप्शन है बेटा 280.0 किलोमीटर पर सेकंड। और अगला ऑप्शन है बेटा 56.0 किलोमीटर पर सेकंड। ये है सवाल। सवाल समझ में आ गया? बताओ। अब इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो हिंदी में क्या है कि अर्थ के लिए बेटा जो पलायन वेग है आपके सामने है वो है 112। इसमें कोई दिक्कत, ये तो सिंपल है। आगे बोल रहा है कि मास ऑफ अनदर प्लैनेट, किसी दूसरे ग्रह का द्रव्यमान,
कितना है? मास ऑफ अनदर प्लैनेट इज 100 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ अर्थ। यानी कोई दूसरा ग्रह है, देख लो कंडीशन को, देख लो ये दिया है उसने, तो किसी दूसरे ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 100 गुना है। किसी दूसरे ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 100 गुना है। उसने कहा कि बताइए इस प्लानिट का एस्केप वेलोसिटी क्या होगा, उस प्लानिट का एस्केप वेलोसिटी क्या होगा। तो ये एस्केप वेलोसिटी उस दूसरे प्लैनेट के लिए पूछ रहा है क्या होगा। अब तो सवाल समझ में आ गया होगा, स्टेटमेंट क्लियर है। जहां पर वीई आपको दे रखा है अर्थ के लिए, आपको पता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, उसने स्टेटमेंट भी सवाल में दिया है बेटा। अब बताओ अब क्या आंसर होगा, अब तो क्लियर है, तुम्हारे सामने मैंने स्टेटमेंट भी लिख दिया है, बताइए। अब आ रही है आवाज? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो दोबारा से बोल रहा हूं कि बेटा इस सवाल में एक आधा आधापन था, पूरा नहीं था ये सवाल। इस सवाल में कंडीशन ये भी दे दी है उसने कि प्लेनेट का जो रेडियस है उस ग्रह का त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का 4 गुना है। और ये मैं इंग्लिश में लिख दिया और स्टेटमेंट में आपके सामने है, ये रहा, ये दो चीज दे रखी है। अब उस प्लेनेट का पलायन वेग पूछ रहा है मेरे भाई, और इतना टाइम मत लगाना, आप जल्दी से सॉल्व करो फास्ट। सिंपल फॉर्मूला बेस है, बताओ, बोलो बेटा फास्ट। बताइए बेटा। ABCD में से जल्दी बताओ फास्ट, इतना टाइम नहीं, बहुत टाइम ले रहे हो। इसमें कौन सा हिंदी चाहिए, सब तुम्हारे सामने लिखा हुआ, इसमें भी हिंदी चाहिए क्या? डी सी, निखिल गलत आंसर है बेटा। चलो देखो सिंपल, ये तो कहानी में कोई दिक्कत, मास कितना हो जाता है 100 गुना। एक काम कर दो, डायरेक्ट शॉर्टकट अप्लाई करना है, कोई प्रॉब्लम? एक काम करते हैं ना, शॉर्टकट अप्लाई करना सिखा देता हूं, ठीक, शॉर्टकट अप्लाई करना सिखा देता हूं तुम्हें। पहले करेंगे लॉन्ग मेथड जो आप लोग अप्लाई करते हैं, तो लॉन्ग मेथड के बाद सिखाऊंगा तो मैं शॉर्टकट मेथड। पहले लॉन्ग मेथड देखो, लॉन्ग मेथड सीधा सीधा है, जिनको गलत है बेटा काफी लोगों का आंसर। कंसेप्ट को देखो, ये कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, और ये जान रहे हो, तो ये आपको निकलवा रहा है उस प्लैनेट पी माने प्लैनेट। पहले मेथड देखो पूरा क्या है बेटा, बताओ फॉर्मूला क्या था, यही था। इसका मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करते हैं, पहले प्लैनेट की बात कर लेते हैं और अपॉन पृथ्वी की बात कर लेते हैं, ठीक है।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये क्या हो जाएगा, ये मास ऑफ प्लैनेट अपॉन ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ प्लैनेट। एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मैं तुम्हें पहले लॉन्ग मेथड बता रहा हूँ जैसे आप अप्लाई करते हो, और ये मत करना आज के बाद। जो मेथड बता रहा हूँ इसका शॉर्टकट बताऊंगा, सीधा सीधा विद इन सेकंड में कैसे सॉल्व करोगे वो आपको सिखाऊंगा। पहले आप ध्यान से चीजों को बस देख लो, है ना। एक मिनट, ऐसे तो करते हो ना आप लोग। पहले आप वाला मेथड बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, ये तो करते हो तुम लोग, आज के बाद ऐसे मत करना। आंसर आएगा 56। ठीक है, अब आप देख लो, ऐसे ही तो करते हो। पहले ये बताओ, ऐसे ही करते हो ना आप लोग, हाँ है ना, ऐसे ही करते हो ना। आज के बाद ऐसे नहीं करना आपको, शॉर्टकट बताने वाला हूं अब आपको। ये मेथड आप अप्लाई मत करना, शॉर्टकट बताने वाला हूं। देखो शॉर्टकट क्या है, देखो शॉर्टकट देखो, सिंपल बेटा, सीधा कॉपी पेन उठाओ, विद इन 2 सेकंड में आंसर दो। कैसे पता है आपको फॉर्मूला ये? अब मान लेते हैं प्लैनेट का मास, मान लेते हैं इसको सीधा सीधा, ये प्लैनेट का, ये प्लैनेट का। अब आप एक बात बताओ, मास ऑफ प्लैनेट कितना दे रखा है, 100 ऑफ मास ऑफ अर्थ, और ये कितना दे रखा है, 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। करना कितना आ जाएगा, सीधा सीधा देखो कितना आ गया, 25 रूट में, और 5 कितना आ जाएगा, ये मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ, और यही क्या कहलाएगा बताओ, ये मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा, 56। खत्म कहानी, वो सब कहानी मत बनाया करो, ये शॉर्टकट है सीधा सीधा। बोलो बेटा, क्लियर? अरे भैया तुम्हारे मोबाइल में प्रॉब्लम है, साउंड एकदम क्लियर है बेटा। बताओ, शॉर्टकट समझ में आ गया? पहले बताओ, वो सब कहानी नहीं बनाना, सीधा सीधा शॉर्टकट देख लो। ये सब कहानी नहीं बनाना है, ऐसे करके अप्लाई करना है। आगे बढ़े अब, बताओ समझ गए मेरी बात की नहीं समझे? पहले इतना हाँ या ना का जवाब दो जल्दी से, समझ में आई मेरी बात की नहीं? चले ठीक है, तो आज के बाद ऐसे ही अप्लाई करना, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चैप्टर है, मतलब चैप्टर नहीं, चैप्टर तो यही चल रहा है। एक टॉपिक है मोशन ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, चलो टॉपिक है आपका उपग्रह की गति, मोशन ऑफ सैटेलाइट। और सैटेलाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं, उपग्रह, और मोशन को कहते हैं गति, तो इसको हिंदी में बोला जाएगा उपग्रह की गति, उपग्रह की गति। ठीक है, अब देखो मोशन ऑफ सैटेलाइट में क्या होता है, ध्यान से देखना। ये मान लो अर्थ है आपकी, ठीक है, अर्थ है, और पृथ्वी के चारों तरफ ये गोल गोल जो घूम रहा है, ये गोल गोल जो आप ऑर्बिट देख रहे हैं, देखो ये तो हुआ आपका अर्थ, रेड कलर का जो है, ये क्या है आपका अर्थ, ये रेड कलर वाला ये तो हुआ आपका अर्थ। ठीक है,
और जो आप देख रहे हैं ये ऑर्बिट है आपका कक्ष। इसमें बेटा जो गोल गोल घूमती है वो पता है आपकी क्या होती हैं? इन्हें कहते हैं कौन? सैटेलाइट्स। ये दीज आर व्हाट? सैटेलाइट, उपग्रह। पहले इसको समझो। और सैटेलाइट कैसे घूम रही है? सर्कुलर पाथ में। ये पाथ कैसा है? सर्कुलर। अब याद करो सर्कुलर पाथ के लिए कौन सी स्पीड बताया था, याद है आपको? तो जो कौन सी स्पीड बताया था बताओ, कौन सी स्पीड बताया था? 8 किलोमीटर पर सेकेंड, लगभग 7.9। अरे यार अब विश्वजीत अभी इसी में पढ़ाऊंगा ऑर्बिटल वेलोसिटी, जब ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ाऊंगा तभी तो रिलेशन बताऊंगा। अभी ऑर्बिटल वेलोसिटी कहां पढ़ा दिया? क्लियर? समझे मेरी बात? तो ये जो पार्टिकल जो घूमेगा ना, ये जो आप सैटेलाइट देख रहे हो उपग्रह, इसकी कितनी स्पीड होती है? उसी स्पीड को क्या कहते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी, कक्ष वेग। वो पता है कितनी होती है? कितनी? 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, या लगभग इसे कह देते हैं 8 किलोमीटर पर सेकेंड। इसलिए इसका जो पाथ है वो कैसा होता है? सर्कुलर। याद करो, थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, पढ़ाया था ना, देखो ये रहा। ठीक है, हाँ है ना? क्लियर? हाँ है ना? क्लियर? क्लियर? यही आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो अब हम वही इसी मोशन ऑफ सैटेलाइट में यही समझेंगे कि ऑर्बिटल वेलोसिटी होती क्या है। ठीक है, कक्ष वेग है क्या? तो कक्ष वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब क्या है कि जो सैटेलाइट उस कक्ष में, उस ऑर्बिट में घूम रही है, तो उसकी स्पीड कितनी होती है, उसकी चाल कितनी होती है, आपके सामने है। इसी को ऑर्बिटल वेलोसिटी कहा जाता है। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना है। अब इसी मोशन ऑफ सैटेलाइट में हमारा जो टॉपिक है बेटा, उसका नाम है ऑर्बिटल वेलोसिटी, कक्ष वेग। ऑर्बिटल वेलोसिटी तो हिंदी में कहा जाता है कक्षीय वेग। तो दर्शाते हैं वीओ से। ठीक है, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है बेटा, क्या सीधा सीधा फॉर्मूला होता है इसका? सीधा सीधा फॉर्मूला होता है √g m/, स्मॉल आर। सर ये स्मॉल आर क्या है? कुछ नहीं, सिंपल। स्मॉल आर क्या है? अर्थ का ये रहा सेंटर, अर्थ से सेंटर के बीच की दूरी। किसकी? अर्थ का सेंटर। और ये कौन है? सैटेलाइट। इसके बीच की दूरी ये क्या कहलाती है? स्मॉल आर कहलाती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा स्मॉल आर क्या है। पहली बात देख लो, स्मॉल आर समझ में आ गया? सैटेलाइट का पृथ्वी से सेंटर से दूरी, तो डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सेंटर, डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के केंद्र से उपग्रह की दूरी, सेंटर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के केंद्र से सैटेलाइट की दूरी। ठीक है, पहली बात क्लियर। दूसरी बात, एम क्या है ये पता है आपको? एम ये सैटेलाइट का मास नहीं है, इस प्लैनेट का मास है, ध्यान रखना। और प्लैनेट हमारे लिए कौन सा है? अर्थ की बात कर रहे हैं। तो ये मास ऑफ प्लैनेट लिख देता हूं, या मास ऑफ अर्थ लिख दो, है ना, सिंपल। मास ऑफ प्लैनेट, और प्लैनेट कौन सा है हमारा? अर्थ। यहां पर हम किसको मान के चल रहे हैं? अर्थ के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो प्लैनेट माने ग्रह का द्रव्यमान। क्लियर? प्लैनेट को हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रह। तो ये ग्रह का द्रव्यमान या पृथ्वी का द्रव्यमान। अब आपको यहां से क्या फॉर्मूला समझ में आया? आपको यहां से एक स्टेटमेंट प्यारा सा समझ में आ गया होगा कि सर जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, कक्ष वेग, वो तो इस आर पर और इस पर डिपेंड कर रही है, तो कांस्टेंट होता है कैपिटल जी। हाँ, लेकिन क्या इस सैटेलाइट के मास पर डिपेंड करती है ऑर्बिटल वेलोसिटी? नहीं डिपेंड करती। इसलिए इसलिए अगर अगर एक ये भी सैटेलाइट हो, एक ये भी सैटेलाइट हो, और एक ये भी सैटेलाइट हो, अगर सभी सैटेलाइट एक ही ऑर्बिट में घूम रही हो, तो उन सब की ऑर्बिटल वेलोसिटी सेम होगी, क्योंकि डिस्टेंस क्या है? सेम। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? और यही सवाल एयरफोर्स का पूछा गया है। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई? यही बताइए यहां से। क्या स्टेटमेंट क्लियर है? बेटा देखो, ऑर्बिटल वेलोसिटी कक्ष किस पर निर्भर करता है? उस अर्थ के मास पर और इनके बीच की दूरी पर, सैटेलाइट से जो अर्थ के सेंटर की दूरी है आर पर। अगर एक ही ऑर्बिट की बात करूं मैं, एक ही ऑर्बिट की, तो जितनी भी सैटेलाइट उस ऑर्बिट में घूम रही हैं, सबकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी? सेम। अगर आर को चेंज करोगे तो, अगर ऑर्बिट चेंज करोगे तब कहानी बदलेगी।
लेकिन आर हमने चेंज नहीं किया, सबके लिए वही है। इसका मतलब उन सभी की बेटा जो स्पीड होगी वो क्या होगी, सेम होगी। क्या मेरी कहानी तुम्हें समझ में आ गई कि नहीं आई, ये बताइए फास्ट। हाँ है ना, जल्दी बताइए, क्या कंसेप्ट क्लियर है, बोलो। क्या कंसेप्ट क्लियर है, बताओ। हाँ है ना बेटा, जल्दी फास्ट, क्लियर। अब यहीं से बेटा मैं स्टेटमेंट को लिख रहा हूं, प्यारा सा स्टेटमेंट है, इसी बात को लिख रहा हूं। इफ, यहीं से एक बात लिख रहा हूं, इफ टू सैटेलाइट रिवॉल्व इन सेम ऑर्बिट, हिंदी बता दूं, यदि दो उपग्रह एक ही कक्ष में घूर्णन कर रहे होंगे या घूम रहे होंगे तो उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, सेम। तो इफ टू सैटेलाइट रिवॉल्व इन सेम ऑर्बिट हैव सेम ऑर्बिटल वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी, ठीक है। यदि दो उपग्रह एक ही कक्षा में, ये दो उपग्रह एक ही कक्षा में समान वेग से घूमेंगे, तो यहां से इफ वर्ड को हटा दो बस। बताइए, क्या स्टेटमेंट क्लियर। ऑफ डिफरेंट मास, ये भी लाख लिख दो, अलग अलग सबका मास हो, इसका मास m1 मान लेता हूं, इसका मास m2 मान लेता हूं, इसका मास m3 मान लेता हूं, इसका मास m4 मान लेता हूं, लिख सकते हो। टू सैटेलाइट ऑफ डिफरेंट मास, ऑफ डिफरेंट मास ऐसे भी लिख सकते हो कि मास से तो कोई मतलब नहीं है, दो उपग्रह अलग अलग द्रव्यमान के। मास पे तो डिपेंडेंसी नहीं है। अब बताओ कोई प्रॉब्लम, कंसेप्ट क्लियर और नॉट, इतना जवाब दीजिए फास्ट, आगे बढ़ा जाए। ये सवाल है बेटा, पूछा गया एग्जाम का, आगे बढ़े। अरे मेरे भाई बोलो ना, हाँ है ना। तो आपको कंसेप्ट बेटा क्लियर हो गया होगा, यानी ये रही हमारी कहानी। नारे 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 नारे, ठीक। सोलंकी बेटा एक बार दोबारा से कंसेप्ट को देख लेना है ना, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद की कहानी पर चलते हैं प्यारे बच्चों। अगर आप देखेंगे जीएम बराबर क्या आ जाएगा बताओ, इसमें भी कोई बुराई नहीं होनी चाहिए क्योंकि लगातार पढ़ते आ रहे हैं, और उम्मीद करूंगा कि आपके जहन में, नहीं ये काम करते हैं पहले, इसको बाद में करेंगे, पहले केस करते हैं। ये तो हमने कर लिया, एक नोट डाल के एक स्पेशल केस करते हैं पहले बेटा, एक स्पेशल केस देखो आप, पहले क्या देखना है, एक स्पेशल केस देखिए आप, स्पेशल केस, एक स्पेशल केस देखिए। स्पेशल केस क्या है, ये रहा आपका अर्थ, ये रहा आपका अर्थ, ठीक। ये आपका क्या है, अर्थ, दिस इज व्हाट योर अर्थ, ये है धरती माता, अर्थ। और जो सैटेलाइट है ना, नोरे 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 नोरे, इस बार जो सैटेलाइट है ना, अर्थ के ना बहुत नियर घूम रही है, ऑलमोस्ट नियर। देखते जाना, ध्यान से देखते जाना, ध्यान से देखते जाना, ऑलमोस्ट नियर। ऑलमोस्ट देखते जाना, देखते जाना एक बार। देखिए ये कहानी है, ये ध्यान से देखते जाना। और सैटेलाइट बेटा ये रही, इस बार क्या है ना, सैटेलाइट अर्थ के ना बहुत क्लोज है, वेरी क्लोज।
ठीक है, सैटेलाइट का मास अलग अलग मान लेते हैं, इसका मास m1, m2, m3, m4। ये रहा बेटा सैटेलाइट का सेंटर, और ये रही डिस्टेंस यानी रेडियस किसकी, अर्थ की, और ये रही स्मॉल आर, और ये रहा अर्थ का सेंटर। ये जो स्पेशल केस है ना प्यारे बच्चों, स्पेशल केस पता है कौन सा है, जब आपकी आर और रेडियस ऑफ अर्थ लगभग सेम हो, तब के लिए मैं आपसे चर्चाएं कर रहा हूं। ठीक है, बोलो हाँ के ना। हाँ, मैं पहले, मुझे बहुत कला बनाने का बहुत शौक था, वास्तव में बात है। मैंने वॉज इन 6th and 7th 8th क्लास की, तो मैं बहुत अच्छे चित्र बना दिया करता था। ये तो डिजिटल बोर्ड है, मतलब बहुत शौक था मुझे, कलाकार, बहुत शौक था। चलो ठीक है प्रभु। ये सभी क्या है बेटा, पूछ रहा है कि ये सब क्या है, सैटेलाइट है मेरे भाई, ये कैसी बातें करते हो यार तुम लोग, पढ़ाने के बावजूद भी ये हरकतें। उपग्रह, तो सैटेलाइट स्पेशल केस समझ में आ गया, क्या है स्पेशल केस हमारा, स्पेशल केस है प्यारे बच्चों, स्पेशल केस क्या है, जब आर स्मॉल और कैपिटल आर क्या हो, लगभग बराबर हो, तब के लिए बेटा केस क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, तब के लिए जो केस बन रहा है, आपको पता है, क्या मैं स्मॉल आर की जगह लगभग कैपिटल आर पुट कर दूंगा, ये बताइए आप। आप देख सकते हैं, ये कहानी है, ये कहानी मुझे सबको सुनानी है। बताओ। बताइए हाँ के ना, बोलो भाई, हाँ के ना, क्लियर। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद कहानी प्यारे बच्चों क्या है, अब देखो डायरेक्ट देखते जाना। अब समझ रहे हो मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा, √g r² बराबर, ठीक है, तो यानी ये क्या था, g r² स्मॉल आर से आर खत्म, तो क्या बन गई कहानी, √g r। और यही लगभग जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, इट नियरली वॉट 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ये है हमारी कहानी प्यारे बच्चों, एक बहुत भयंकर कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला √gm अपॉन स्मॉल आर और कैपिटल आर, द बेस्ड ऑन द कंडीशन। आपके पास जो सिचुएशंस है ना, उन पर बेसिस है, आप देख सकते हैं, आप हर कंडीशन को समझ सकते हैं। लेकिन कहानी क्या है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी किन किन बातों पर डिपेंड करता है, किन किन बातों पर डिपेंड नहीं करता, बताइए किन किन पर नहीं करता। क्या क्या एंगल पर डिपेंड करेगा कि किस एंगल पर सैटेलाइट रिवॉल्व करनी चाहिए, नहीं करेगा ना। क्या सैटेलाइट के मास पर डिपेंड करेगा, नहीं करेगा, अगर एक ही ऑर्बिट में घूम रहा है तो। लेकिन सैटेलाइट के मास पर तो वैसे भी डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, अगर दूसरे ऑर्बिट में घूम रहा है तो फिर डिस्टेंस का फर्क आ जाएगा ना, तो मास से तो कोई मतलब है नहीं। तो सैटेलाइट के मास पर तो कोई बेटा, अगर एक ही ऑर्बिट में घूम रहा है सैटेलाइट, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बोलो हाँ के ना, बोलो मेरे भैया, क्लियर। किस किस बात पर डिपेंड करता है, मास एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट। उम्मीद कर रहा हूं आपके दिमाग में ये कंसेप्ट अच्छे तरीके से एंट्री कर गया होगा। आगे बढ़े, ठीक है, तो कहानियां लिख दूं बेटा, लिख दूं कहानियां ये सब। चलो सर, आप भी क्या याद रखोगे सर, लिख देते हैं ना। पहली कहानी, ये पहली कहानी तो है सर ये, बोलो भाई कोई प्रॉब्लम, समझ पा रहे हो ना ये सारी कहानियां।
ठीक है, बोलो भाई, हाँ के ना बोलो। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई शंका, कोई समस्या नहीं है सर? तो सर आगे बढ़ा जाता है यहां से आगे की कहानी पर। अब आप मुझे एक बात बताइए प्यारे बच्चों, आपने रिलेशन पढ़ा, अब यहाँ रिलेशन भी एयरफोर्स एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। एयरफोर्स एग्जाम में बड़ा प्यारा सवाल, बहुत ही आसान, कि भैया बताइए कि पलायन वेग ऑर्बिटल वेलोसिटी आपस में संबंध क्या है। मैंने कहा नहीं बताऊंगा, नहीं बताएंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, बताइए। हाँ भाई बताओ, यानी रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी, प्यारे बच्चों आपको पता है ये क्या था, √2 GR। प्यारे बच्चों क्या इसको मैं √2 V0 लिख सकता हूं, बताइए। क्या मैं √2 V0 लिख सकता हूं, क्योंकि V0 बराबर क्या था, √GR था, इसलिए हाँ सर आप ऐसा लिख सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है, बोलो हाँ कि ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद यहां से हमें रिलेशन पता लग गया सर कि जो VE बराबर होता है वो √2 V0 होता है। आपस में किस किस के बीच रिलेशन आ गया, इसके और इसके, पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कक्ष वेग, इतना हमें समझ में यहां से आप आ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये छोटी मोटी बातें हैं, पहले यहां से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बने हैं। सर ये एस्केप होगा ना, किसकी बात कर रहे हैं सर, ये वाला। ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कहां डिपेंड करती है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर, कि कितने एंगल से सैटेलाइट घूम रही है। कहीं फॉर्मूले देखे आप थीटा का, दोनों केस में है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब हम बात करेंगे कि जो सैटेलाइट जो घूमती है अपने ऑर्बिट में, अपने कक्ष में, उसका टाइम पीरियड क्या होता है। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्विंग ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। चलो, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्विंग ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्विंग ऑफ सैटेलाइट, यानी इसका मतलब होगा हिंदी में क्या, सैटेलाइट का मतलब उपग्रह, रिवॉल्विंग माने घूर्णन करना, और टाइम पीरियड का मतलब आवर्तकाल, ठीक है। तो जो सैटेलाइट घूर्णन कर रही है अपने ऑर्बिट में, उसका आवर्तकाल क्या होगा, वो आवर्तकाल आपसे जानना है। प्यारे बच्चों सिंपल सा कंसेप्ट है, ये रही अर्थ और ये रहा उसका ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में रही है वो घूम, कौन, सैटेलाइट, ये रही सैटेलाइट। नारे नारे, ठीक, ठीक है। चलो, ये रही वो सैटेलाइट, और ये लगा दी हमने सोलर पैनल, है ना, ऐसे समझ लेना, ऐसे करके, ये रही हमारी सैटेलाइट, दिस इज व्हाट, सैटेलाइट। ये रहा सेंटर, और ये सैटेलाइट से बीच की दूरी r, और ये रहा अर्थ का रेडियस। ये कहानी है बेटा। आर के प्लेस पर आर होगा ना सर, सुशील, किसकी बात कर रहे हैं बेटा आप, जल्दी बताइए, किस आर की बात कर रहे हो, स्मॉल आर कैपिटल आर, जल्दी बताइए ना। सब जगह सही है बेटा, मैं चेक कर चुका हूँ, सब एकदम फिट है, फाइन। कहीं गलती कर रहे हो तो आप कर रहे होगे। चंद्रयान 3, बताओ। चलो, होता क्या है प्यारे बच्चों, कि जो टाइम पीरियड होता है ना सैटेलाइट का, वो कितना होता है, उसका सीधा सीधा फॉर्मूला क्या है बेटा, उसका सीधा सीधा फॉर्मूला अगर मैं बताऊं आपको, तो वो होता है 2πr/V0, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, और आपको पता है कि 2π r, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, √G/r,
स्पेशल केस की कंडीशन तो है नहीं, आपको साफ साफ दिख रहा है। क्या मैं इस कहानी को क्या ऐसा नहीं लिख दूंगा, ये बताओ, यहां तक कोई प्रॉब्लम? क्या किसी को इस बात में समस्या है? बताओ पहला, क्या किसी को इस बात में समस्या है? बताइए। किताबों से इश्क करो, ये किताबें आपको कहां से कहां ले जा सकती हैं, आपको अंदाजा नहीं है। हर चीज का अपना एक वक्त होता है, समय होता है। सूर्य, और वक्त जिस टाइम पर हमें जो करना चाहिए वास्तव में हम नहीं करते हैं, स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर है। लेकिन अगर आप करेंगे ना जिस टाइम पर आपको जो करना है, मजा आएगा। आज आपको बता रहा हूँ, आप लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा यार जॉब जल्दी मिलनी चाहिए। जब आप सेटल हो जाओगे ना, जब जॉब आपको मिल जाएगी, तब भी परेशान रहोगे, तब याद करोगे वो भी दिन क्या थे। सही बता रहा हूँ, आप याद दिन नोट कर लेना, रवि सर ने ये बात बोली थी। तो अभी आप किताबों से मोहब्बत और इसके सब किताबों से करो, ये आपको बहुत दूर ले जा सकती हैं। आपसे कुछ नहीं मांगती ना टाइम, आप अपना टाइम इन्हें दीजिए बस। कुछ नहीं मांगती हैं आपसे, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इन्हें कोई मेकअप की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, जैसी है बेचारी वैसी रहती है। और आप इनको अपना टाइम दीजिए, आप देखो आपको कहाँ से कहाँ तक पहुंचा सकती हैं। बस यही है। प्रिंस कह रहे हैं कि सर आर की पावर 3/2 कैसे हुआ? मुझे पता था ऐसा कोई न कोई होगा जरूर जिसकी कहानी खत्म होगी। हुआ क्या, ये कैसे हुआ, अब ये पूछ रहा है मेरे भाई। ये रूट में आर है, और आर रूट का मतलब क्या होता है? आर की पावर 1/2। उस आर की पावर 1/2 को क्या मैं ऊपर नहीं ले जा सकता? तो एक आर ये आ गया और एक आर ये आ गया। अब देखो प्रोडक्ट सेम भाई, अगर दो सेम बेस सेम है तो प्रोडक्ट में क्या होता है, ये जुड़ जाएगा, पावर क्या हो जाएगा? मुझे पता थी कोई ना कोई तो जरूर होगा। ठीक है, ये कहानी है। अगर ध्यान से देखेंगे आप, क्या मैं जीएम की जगह पर यहां पर बैठा, क्या इस जीएम की जगह पर आपको पता है रूट जीएम बराबर, आप सब जानते हैं, इतनी बार मैं आपको फॉर्मूला नहीं कराया, GR²। तो क्या ये चीज यहां नहीं डाल सकते? बिल्कुल डाल सकते हैं, क्यों नहीं डाल सकते? तो यहां भी आप इस अगर फॉर्मूले को आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 1 मिनट रुकिए, लेकिन यहीं तक रहने दें इसको। 1 मिनट रुकिए बेटा, एक काम करना बहुत है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर अब हमारा काम यहीं से चल रहा है ना, क्यों हम ज्यादा टेंशन बाजी लें? कर सकते हैं ना, मैं एक चीज सिखाना चाहता था आपको। अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, जीबी कांस्टेंट, एमबी कांस्टेंट, जो मास ऑफ अर्थ होगा ये, पाई भी कांस्टेंट, टू भी कांस्टेंट, लेकिन आर को मैं कम या ज्यादा कर सकता हूं ना। तो इसलिए आप देखेंगे टी किस पर डिपेंड करता है? इस आर पर डिपेंड करता है। बोलो हाँ के ना? टी किस पर डिपेंड करेगा? आर पर। ठीक है, बोलो हाँ के ना? ये जीबी कांस्टेंट, एम बी कांस्टेंट, क्योंकि मास ऑफ अर्थ है, पाई भी कांस्टेंट, टू भी कांस्टेंट, तो आर को मैं कम या ज्यादा कर सकता हूं ना। तो आप देखिए टी किस पर निर्भर कर रहा है, किस पर कर रहा है टी? समझ में आ गया कि नहीं आया, ये बताओ पहले। तो टी बेसिकली किस पर डिपेंड करा? इस आर पर। तो इसलिए यहां से मुझे केस मिल जाता है कि टी जो है ना, वो आर की पावर 3/2 के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यहां से क्या मैं T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R³ नहीं कह सकता? बताइए, सिंपल कैलकुलेशन है। और यही बेटा कैपलर का थर्ड लॉ है, जो आप आगे जाके पढ़ोगे। कैपलर का तीसरा नियम, कैपलर थर्ड लॉ यही है। कैपलर का थर्ड लॉ यही है। सी सर, रिलेशन बिटवीन ऑर्बिट एंड एस्केप वेलोसिटी के जस्ट ऊपर R इन प्लेस ऑफ R होना चाहिए। एस्केप वेलोसिटी, ये वाला केस क्यों, क्या दिक्कत है? ये कब स्पेशल केस की बात कर रहा हूं ना, ये सिंपल सा केस है, देख लो। स्पेशल केस में आएगा स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, क्यों इतना कंफ्यूजन कर रहे हो? ये देख लो, कोई दिक्कत? हम्म, ये तो है। जब कंसेप्ट समझ में आता है ना यहाँ, तो फिर टाइम का पता नहीं लगता बेटा। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पाए होंगे यहाँ तक। बेटा ये सारी की सारी कहानियां होती हैं खत्म
तो हमारा पलायन वेग या फिर टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, ये सारा का सारा सेक्शन खत्म होता है। प्यारे बच्चों, हमारा जो टॉपिक कवर होने जा रहा है वो मैं आपको मोशन ऑफ सैटेलाइट के बारे में बेसिकली डिस्कशन करूंगा। किसके बारे में? मोशन ऑफ सैटेलाइट के बारे में, है ना। एक सवाल था एयरफोर्स का, मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूं। कर दूं डिस्कशन? बताइए, करूं डिस्कशन? एक सवाल डिस्कशन कर देता हूं जो कि एयरफोर्स ने पूछा था। मैं आपको बताता हूं, एक सवाल डिस्कशन कर देता हूं। वो ये सवाल था, मैं आपको इसी की फॉर्म करा देता हूं। यही अगर मैं इसी फॉर्म को अगर ऐसा कर दूं, देखना ध्यान से, इसी कंडीशन को, यानी कहानी में ये बना दूं, देखो बस देखते जाना, कर पाओगे आप। ये रही वो अर्थ, ये रही वो अर्थ। इस बार जो सैटेलाइट है ना बेटा, वो अर्थ के ना बहुत नजदीक घूम रही है। वही स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर वाला केस है। और उसी केस में ना उसने क्या पूछा था पता है आपको? टाइम पीरियड। बता देता हूं मैं आपको, ये बहुत नजदीक वाला केस है ना, आप समझ जाओगे ना अब तो। जब सैटेलाइट बहुत नजदीक रिवॉल्व कर रही है तब, यही वाली कहानी है। नारे नारे, ये रही सैटेलाइट आपकी, है ना। उपग्रह। मैं आपको सवाल एक्सप्लेन कर देता हूँ, सवाल को देख लो, थ्योरी की फॉर्म में करा देता हूँ। ये रहा सेंटर, ये रहा आर, और ये रहा स्मॉल आर। लेकिन ये वाला जो केस है ना बेटा, वो लगभग क्या है कि जब आर क्या हो ना, नियरली आर के बराबर हो। तो आपसे टाइम पीरियड पूछा था, टाइम पीरियड क्या होगा उस सैटेलाइट का, क्या होगा जो रिवॉल्व कर रही है सैटेलाइट, जब आर बहुत क्लोज होगी आर के, यानी सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू द अर्थ। इस बात का मतलब समझ रहे हो क्या है? इस जो मैंने थ्योरी पढ़ा रहा हूं आपको, ये वाला जो सवाल करवा रहा हूं, इसका मतलब है कि व्हेन, ये कब की कंडीशन है ये वाली कंडीशन कब की है? जब सैटेलाइट बहुत नजदीक हो, यानी व्हेन सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू अर्थ, अर्थ के बहुत नजदीक हो। कौन? सैटेलाइट। तब का केस है ये, जब सैटेलाइट अर्थ के बहुत नजदीक हो, तो तब टाइम पीरियड पूछ रहा है आपसे। टी बराबर वही 2πr अपॉन वी, यही तो पढ़ाया था। लेकिन जब आर को स्मॉल आर मान लिया, स्मॉल आर को कैपिटल आर मान लिया, तो क्या 2πr नहीं होगा ये स्मॉल आर की जगह? बताओ, आया ना? ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन को देखते हुए अपॉन √g m अपॉन कैपिटल आर, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर। बोलो हाँ कि ना? कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं। एक काम करो, क्या मैं इस फॉर्मूले में 2πr अपॉन, क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता? बताइए भाई, यहां से क्या gm बराबर, क्या इस gm बराबर क्या gr² नहीं लिख सकता? क्या gm बराबर gr² नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्लियर? लिख सकता हूं ना। अब आप यहां से देखिए, यहां से कहानी क्या हो जाएगी, खत्म। क्या हुआ? 2πr अपॉन √gr, मतलब कहानी बेटा ये हुई। नेक्स्ट नीचे देखो, कहानी ये हुई कि 2π√r अपॉन जी आएगा कि नहीं आएगा, ये बताइए पहले। इतना आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना? भाई एक आर को √r इंटू √r, नीचे √r ऊपर √r से खत्म हो जाएगा ना, 2π√r अपॉन जी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये बताओ। बताओ कोई यहां तक? 2πr अपॉन जी हो जाएगा ना ये? बताओ, हो जाएगा ना? एक बात बताओ, आर आपको पता ही है कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 6400 किलोमीटर। जी आपको पता ही है, पाई की वैल्यू आपको पता ही है, और आर की 2 की वैल्यू आप 2 तो 2 ही है। पता जब आप इसे सॉल्व करते हो ना लगभग, पता है वैल्यू कितनी निकल के आती है? पता है कितना? बताऊं? 84.6 मिनट। यही पूछा था उसने सवाल, कि व्हेन, सवाल समझो उसका, व्हेन सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू द अर्थ, देन टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, जब सैटेलाइट बहुत अर्थ के नजदीक होगी तो बताइए उस टाइम आवर्तकाल क्या होगा सैटेलाइट का? 84.6 मिनट। 84.6 मिनट, यही सवाल है उसका प्रीवियसर का। मैंने तो ये कंसेप्ट की फॉर्म में आपको करा दिया है, लेकिन उसने बेटा ये क्या पूछा था?
प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया सवाल है आईसीजी का और एयरफोर्स का, यही सीधा सीधा मैंने तो आपको फॉर्म करा दी है, तो आपके दिमाग में, ठीक है, आपके दिमाग में ये कंसेप्ट होना चाहिए। 84.6 मिनट बेटा, क्लियर? बोलो यहां तक कोई दिक्कत? एक और सवाल करें? कंसेप्ट क्लियर हो गया? ये बताओ सवाल क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एक सवाल और करें? नारे 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 ना, बोलो। यूं ही नहीं मिलती है मंजिलें, उनके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मंजिल आपसे मेहनत मांगती है, वो मेहनत आपको करनी होगी। एक कह रहा है सर छुट्टी कर दीजिए, सवाल मत कराइए। बहुत बढ़िया बेटा, पढ़ो मत। चलो सवाल करते हैं एक दो, है ना? सवाल आपको अलग अलग बुक्स में मिल जाएंगे, मैं इसलिए सवाल करा रहा हूँ ताकि आप बेचैन ना हो। कुछ भी जो जो सवाल करा रहा हूँ आप कहीं भी देखोगे आप हिट मार दो, कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगवा रहा हूँ, ध्यान रखना। पेंडुलम में लिफ्ट, हाँ काजल ऑलमोस्ट सेम होंगे, बट वो टाइम पीरियड का वेट का अलग अलग कंडीशन होता है, बट वो कंडीशन सेम ही रहती है, लेकिन टाइम पीरियड के केस में टाइम पीरियड लॉजिक वही रहता है। वो आप एनएलएम पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन देखिए, ये सवाल प्रीवियस ईयर का है, पूछा जा चुका है एग्जाम में। बोल रहा है कि अर्थ और सन के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए। सवाल समझो क्या है, सवाल को मैं बोल देता हूं। सवाल को देखिए कि यदि पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, मतलब सवाल को देख लो सिंपल। पृथ्वी ये रही और सूरज ये रहा, ये रहा सूरज। उन्होंने कहा कि इनके बीच की जो दूरी है ना सर, उनको आधा कर दिया जाए। मतलब पहले क्या थी? पहले थी आर। पहले कितनी डिस्टेंस थी बेटा इनके बीच की? आर। ठीक है भाई, आप जैसे कहो। ये रही इनके बीच की जो डिस्टेंस है बेटा, वो कितनी है? आर है पहले। अब उसको आधा कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है उसको? आधा। क्या कर दिया जाता है? आधा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आधा हो गया मान लेते, इतना ऑलमोस्ट है ना। R/2 हो गया, ठीक है। ये हो गया पृथ्वी और ये होगी चंद्रमा, इसको मान लेते हैं अर्थ। चंद्रमा नहीं, सन। ठीक है, ये दो केस है, इनके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए। उसने बोला कि बताइए तब फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन कैलेंडर। कैलेंडर में दिनों की संख्या कितनी होगी? बताइए कैलेंडर में दिनों की संख्या कितनी होगी। कह रहा है सर इसको हिंदी में बताइए। इस फिगर को भी हिंदी में बनाऊं? ए भैया, हिंदी में कौन सा फिगर होता है भाई? कह रहा है सर हिंदी में बताओ। अरे फिगर को भी हिंदी में बताऊं? आर को हिंदी में लिखूं? आर को हिंदी में लिख, आर ले। आर पार देखें शाम को 10 बजे। यही आर। खुश, अजीब प्राणी हो। तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन कैलेंडर। सवाल समझ में आ गया होगा, सवाल आपके सामने है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन कैलेंडर। कैलेंडर में दिनों की संख्या होगी। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन कैलेंडर। ये कैलेंडर है बेटा, कैलेंडर में दिनों की संख्या होगी। ऑप्शन दे देता हूं। पहला ऑप्शन है 84 दिन, 64.5 दिन,
दूसरा है बेटा 182.5 डेज, फिर है बेटा 84 दिन, फिर है बेटा 129 दिन। ये है, बताओ। नंबर ऑफ डेज को हिंदी में क्या कहते हैं? वाह यार, बहुत बढ़िया। दिनों की संख्या कैसे करोगे भाई? जीडी, मतलब नंबर ऑफ डेज की भी हिंदी? इतने ग्रे हुए हो तुम लोग हैं? इतनी कहानी खत्म है, उम्मीद नहीं थी। बताओ, एक सवाल और देता हूं, दोनों को कराता हूं फिर एक साथ। काफी लोगों का आंसर ऑलमोस्ट गलत है, एक दो का सही है बस। एक सवाल और कराता हूं। इसमें क्या बोला कि चंद्रमा और मून ले लिया उसने, इस बार क्या ले लिया? चंद्रमा और मून नहीं, पृथ्वी और मून। ये रही पृथ्वी और ये रहा मून। ठीक है, ये रहा मून। बोल रहा है कि इनके बीच की दूरी को भी आधा कर दिया जाए तो बताओ दिनों की संख्या होगी। फाइनल न्यू लूनार मंथ, चंद्रमास के दिन पूछ रहा है कितने होंगे। वैसे चंद्रमास कितने दिन में होता है बेटा? लगभग 28 दिन, 27.3 दिन। ये बोल रहा है कि इनके बीच की जो दूरी है ना, वो आधा हो जाती है। पहले कितनी थी? आर थी, अब कितनी हो गई? आधा। ठीक है, ठीक है बेटा। अब उनके बीच की दूरी पहले कितनी थी? आर, अब कितनी हो जाती है? आधी। तो फाइंड द न्यू लूनार मंथ। ठीक है, चंद्रमास कहते हैं बेटा हिंदी में। अगला क्वेश्चन, फाइंड द न्यू लूनार मंथ। लूनार मंथ को हिंदी में कहता है था चंद्रमास। देखो समझो, बेसिक ऑप्शन दे दूं पहले आपको। ये ऑप्शन 10 दिन, दूसरा है आपका 14 दिन, और तीसरा आपका 28 दिन, और अगला ऑप्शन है आपका 54 दिन। देखो होता क्या है कि जो लूनार दिवस का मतलब है कि जो चंद्रमा जो चक्कर लगाता है अर्थ के, वो कितने दिन में लगाता है? 27.3 दिन में। 27.3 दिन, लगभग उसको हम 28 दिन बोलते हैं। तो जो लूनार मंथ होता है वो 28 दिन का होता है, लगभग 27.3 दिन का होता है। ठीक है, अब समझे। लेकिन जब डिस्टेंस को आधा कर दिया जाएगा तब लूनार मंथ क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। इन चार ऑप्शंस में से क्या होगा? अब आपको एक बात बताऊं, लूनार मंथ समझ में आ गया? ठीक है, अब एक बात समझो, यहां पर पहले सवाल में आओ। यहां पूछा क्या गया? डिस्टेंस को कम या ज्यादा किया गया है उनके बीच की को, है ना, जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, उनके बीच की डिस्टेंस को आधा किया गया है। तो टाइम पीरियड आपसे निकलवा रहा है आवर्तकाल। प्यारे बच्चों, ऐसा कौन सा रिलेशन है? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था मैं, आप देखिए, ये रहा रिलेशन। ये भी टाइम पीरियड है और ये डिस्टेंस है। तो बेसिकली इसी रिलेशन का हम यूज करेंगे। तो सॉल्यूशन देख लीजिए क्या है, सिंपल सॉल्यूशन है। क्या करेंगे बेटा, आपके पास रिलेशन ये है और इस रिलेशन का हमेशा यूज करेंगे जब डिस्टेंस कम या ज्यादा हो और तब क्या निकलवा रहा हो, ये टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल निकलवा रहा हो, तब के केस के लिए ये है। दोनों केस में यही यूज होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल बेटा, कंसेप्ट ही तो यूज करना है। पहले टाइम पीरियड कितना था बताइए पहले भाई? इनके बीच की डिस्टेंस आर थी, तो 365 दिन होते हैं। अब उसके बाद डिस्टेंस को आधा कर दिया गया, तब की बात कर रहा है। इसको एक काम कर लेते हैं, T2/T1 कर लेते हैं, और इसको R2/R1 कर लेते हैं, इसको क्यूब लिख लेते हैं, और इसे स्क्वायर कर लेते हैं। यही तो होगा। T2 हमें निकालना है, T1 हमें पता था कितने 365 दिन होते हैं। कब? अब जो R2 है बेटा वो कितना हो जाता है? आधा हो जाता है। पहले कितना था? R, ये करना है। R से R की कहानी खत्म हो जाएगी बेटा। ये कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। बोलो हाँ के ना। अब क्या होगा बेटा, ये इधर 1 इधर जाएगा तो 1/√2 हो जाएगा बेटा। क्लियर? अब ये देखो आप,
1/8 का 1/√2, तो 8 का 1/√2 कितना हो जाएगा? 2√2। बोलो हाँ के ना, ये 2√2 हो जाएगा। तो ये T2 कितना आ जाएगा? 365/2√2 आ जाएगा। जब इस लगभग वैल्यू को सॉल्व करोगे तो लगभग भाई √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414। भाई 365/2 इंटू 1.414 होती है। सॉल्व करोगे तो लगभग 129 दिन आएंगे निकल के ये। इसलिए आपका जो आंसर है वो कौन सा होगा बेटा? डी ऑप्शन सही होगा ये। समझ में आ गया? बोलो क्लियर? बताइए। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े। नेक्स्ट, इसमें देख लो सेम कहानी, वही सेम कहानी। T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R3। अब देखो T2/T1 बराबर R2/R1, ये होल क्यूब, ये होल स्क्वायर। T2 आपको निकालना है प्यारे बच्चों। T1 पहले कितना था? लगभग 28 दिन। लूनार मंथ कितने का होता है? 28 का, या 27.3 दिन, लगभग उसे 28 मान लेते हैं। R2 कितना हो जाता है? आधा। पहले कितना था? R। सेम कहानी, सेम कहानी। इसको जब सॉल्व करोगे तो R से R की कहानी खत्म। 1/8 का क्यूब, एक मिनट, सही तो था, ठीक। अब इधर देखो, ये आ गया 1/8 का, 1/2 का क्यूब आ गया ना, तो 1/8 आ जाएगा ना। 1/2 का क्यूब सीधा सीधा 1/8 आ जाएगा। सेम कहानी आगे क्या होगा मेरे भाई? T2 बराबर कितना हो जाएगा? ये सीधा सीधा एक मिनट, इसका स्क्वायर होगा ना, तो जब इसका रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा? वही 28/2√2 आएगा। सेम कहानी, सेम कहानी। लगभग जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा ये। लगभग में 10 दिन मान लेंगे। लगभग ऑप्शन कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा। देख लो, एक ने क्या किया है पता है? मैं बताता हूँ। एक ने कितना सुंदर काम किया है कि लूनर मंथ 28 का होता है। अच्छा, आधा कर रहा है तो आधा कर दो, 14 होगा, और 14 आंसर दे रहा है। ऐसे सोचा था ना? क्लियर? भैया समझ में आया कि नहीं आया? तो इससे रिलेटेड जितने भी, देखो पहले ही बता रहा हूँ भैया, सुन लो। हर टॉपिक पर क्वेश्चन लगवा रहा हूँ कि ना, ये बताओ जल्दी कमेंट में। हाँ सर करवा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? बताओ। हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में बताइए, हर क्वेश्चन में आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगवा रहे हैं कि नहीं लगवा रहे? लगवा रहे हैं ना? और आप क्या कर रहे हैं? इसके बाद की कहानी होगी कल से शुरू, मोशन ऑफ सैटेलाइट। बस, तो कल है सैटरडे, और मेरी बात को ध्यान से सुनना प्रिय छात्रों, मेरी बात को ध्यान से सुनना। कल है सैटरडे, ठीक है? सुनना पहले, जाने से पहले, कल है सैटरडे, और कल रख रहा हूं मैं आपकी छुट्टी। क्यों रख रहा हूं, उसके पीछे का कारण आपको बताता हूं। उसके पीछे का कारण है कि एक्चुअली एनडीए का पेपर है 3 तारीख को, उनकी मैराथन है, और आप लोग सैटरडे संडे को क्या कर सकते हैं? एंजॉय कर सकते हैं। तो सैटरडे संडे मेरी क्लास नहीं होगी। मंडे से हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आप क्या करेंगे? आप बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, आप रिवाइज करेंगे चीज़ों को, बैकलॉग मत बनने देना। हीट पढ़ा है उसको प्रैक्टिस करते रहिए, ऑप्टिक्स पढ़ा है उसको प्रैक्टिस करते रहिए, ग्रेविटेशन जितना करा दिया उसको प्रैक्टिस करते रहिए। हाँ, वाईटी पर जो क्लास होती है 8:15 पर, वो डेली होगी बेटा, लगातार क्लास होगी, ठीक है? वो लगातार हमारी क्लास होगी। तो कल हमारी क्लास नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। कल और परसों, सैटरडे संडे को बेटा हमारी क्लास नहीं है। हम मंडे को करेंगे ग्रेविटेशन का पार्ट 4। अभी सर ग्रेविटेशन में कितना टाइम और लग जाएगा, आप सभी का ये सवाल होगा। ऑलमोस्ट 3 लेक्चर हो गए हैं, 2 लेक्चर, सिर्फ 2 लेक्चर में आपका ग्रेविटेशन खत्म हो जाएगा। 2 लेक्चर और चाहिए, ठीक है? मैंने आपसे कहा है कि 3 तारीख के बाद, 3 तारीख के बाद आपको सब डीपीपी सब कुछ होगा। थोड़ा सा वेट कर लो यार, क्यों परेशान करते? जब तक कंसेप्ट को रिवाइज करते रहो चीज़ों को, है ना? ठीक है बेटा? आपका भी एग्जाम होगा तो आपके भी मैराथन सेशंस होंगे। आप परेशान ना हो, सिलेबस को लेके बिल्कुल भी चिंता ना करें, ठीक है? हाँ फैजल मलिक बिल्कुल ले सकते, क्यों नहीं ले सकते?
वो टेलीग्राम की मैं जो बात बोला था ना, वो भी रुकी है। आप जब तक क्वेश्चंस नहीं कराएंगे तब तक डीपीपी, तब तक कोई फायदा नहीं है, उसके बाद ही होगा वो 3 तारीख के बाद ही। ठीक है बेटा, क्लियर। रोहित शर्मा कह रहे हैं सर क्लास का गैप बहुत करते हैं। भाई इसको जवाब देना, रोहित को कौन सा गैप किया है भाई, कुछ भी। रोहित को जवाब दे दो जल्दी, बोल रहा है कि सर क्लास का गैप बहुत करते हैं, जवाब देना जल्दी से। कुछ भी, हाँ कुछ भी आके बोल देते हो। गैप बहुत करते हैं, कह रहा गैप बहुत करते हैं, लगातार क्लास होती है। परेशान होगा मैं समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं। चलो फिर बच्चों, पढ़ाई करते रहें, मेहनत करें। कम मुलाकात होगी, मंडे को हमारी मुलाकात होगी, ऑन टाइम, सेम जगह, सेम टाइम। ठीक है नीरज, ठीक है, ठीक है, रुक जाओ थोड़ा सा। चलो देख लो, ऐसे ही है, बोल रहा है गैप हुआ, देख लो क्या कर रहा है। कह रहा है कि देखो, पता हम गैप करते हैं कभी, आप बताइए कोई क्लास में गैप होता है। मैराथन लिया एसएचएम की, से पता ही नहीं है। अब आप सोचो, अगर मैं एसएचएम की मैराथन नहीं लेते तो तुझे, मतलब आज हमारी ग्रेविटेशन की जगह क्या चल रहा होता है, एसएचएम। बट 3 तारीख तक ना थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है ड्यू टू एनडीए, आप भी जानते हैं। आप सबका भी शायद किसी का एग्जाम होगा, उसके बाद फिर मैराथन सेशंस होंगे आपके। नीरज में सुन लिया बेटा, उसके बाद फिर आपके सेशंस होंगे। प्रद्युमन नो नीट, कोई जरूरत नहीं है आपको, आपके सिलेबस में काउंट डाउन नहीं है वो। मणिकांत अभी हीट का डीपीपीज मत लीजिए, एक्चुअली रुक जाइए, कुछ कुछ टाइम रुक। देखो आपको बेस्ट कंटेंट अगर चाहिए क्वेश्चंस का, तो थोड़ा 3 तारीख तक का वेट कर लीजिए। तब तक क्वेश्चंस ये जो दिए वो लगाते रहिए, या फिर कोई आपके पास बुक है उसको लगाते रहिए 3 तारीख तक सिर्फ। उसके बाद क्वेश्चंस कितनी भरमार होगी, आप खुद ही परेशान हो जाएंगे। ठीक है, टेंशन मतलब, जो देखो आपको एक चीज और बता दूं, जो डीपीपीज मैं आपको दूंगा ना, उनको सॉल्व कराऊंगा आप। जो 8-15 पर हमारा अब सेशन होता है ना, वो सेशन फिर एयरफोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एनडी की जगह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एयरफोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वो हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, आप परेशान मत हो। लेकिन वो 8-15 से क्या होगा, हमारा एयरफोर्स वाला सेशन चलने लगेगा, फिर एयरफोर्स का, आईसीजी का, नेवी का, या फिर मतलब बढ़िया लेवल जो डिफेंस के जो एग्जाम्स हो उनके उनके लिए चलने लगेगा। वहां आपकी डीपीपीज भी सॉल्व होती रहेंगे, आपको फायदा ये भी रहेगा, तो आप परेशान मत होइए। चलो बेटा, इंग्लिश की क्लास नहीं हो रही है, कब से नहीं हो रही बेटा। सर की थोड़ी तबीयत अच्छी नहीं है, वो बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते रहते हैं सर, थोड़ा सा इम्यून सिस्टम वीक है सर का, वो थोड़ा जल्दी बीमार रहते हैं, है ना। प्रियांशु सर हमारे बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, इस वजह से शायद क्लास नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। जी सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। पूजा आप ले सकते हैं क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, पढ़ाई करते रहें, मेहनत करें, और फिर कल मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम जगह। कल नहीं, मंडे को, सॉरी। तो पढ़ते रहिए, याद रखिए सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं है, आप मेहनत करेंगे निश्चित ही बेटा आपको सफलता मिलेगी। जय हिंद, सी यू सून।